Hello everyone, how are you all of you? I hope you are doing well. So today we will start our chapter number 11 in social studies and our chapter name is studying the past. So let's get started our chapter now. आपसे यहाँ पर बोला है You have read about the sources of history in the previous class. Identify these sources below. आपको यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर दिखाई दे रही होंगी और हमने पिछली क्लास में बहुत सारे हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में पढ़ा था, तो उन्हीं के बेस पे आपको इनके नेम्स लिखने हैं। तो ये हमारी हड़प्पन सील है, तो हम यहाँ लिख देंगे इसको हड़प्पन सील। ठीक है, नेक्स्ट है ये वहाँ पर पाया जाने वाला एक पॉट था जो कि वहाँ पर खुदाई के दौरान मिला था, तो हम यहाँ लिखेंगे पॉट भी लिख सकते हैं, इसको वेजल भी लिख सकते हैं। ये भी सेम थिंग ही है जो उस समय पे इस्तेमाल की जाती थी। ये भी हड़प्पन सील है। ये नेक्स्ट है हमारी हड़प्पन ज्वेलरी। ठीक है, यानी कि उस टाइम पे लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ आभूषण थे जो लोग उस समय इस्तेमाल करते थे। आगे अब अपना चैप्टर समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। वी ऑफन वंडर हाउ डिड अर्ली पीपल लिव इन द पास्ट। हमें अक्सर ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि पिछले समय में लोग कैसे रहते थे। वॉट डिड दे ईट, वो क्या खाते होंगे, किस तरीके के कपड़े पहनते होंगे, ठीक है, कैसे उनका रहन सहन होगा, कैसे उनका लाइफस्टाइल होगा और क्या क्या मुश्किलें उन्होंने फेस करी होंगी। ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब एक सरप्राइज वाली चीज़ें होती हैं जो हमें मतलब काफ़ी वंडर वो करती हैं, आश्चर्य में ला देती हैं हमें ये सब चीज़ें। हिस्ट्री हेल्प अस टू फाइंड आंसर्स टू ऑल सच क्वेश्चंस। हमारा जो इतिहास है हमें इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में हेल्पफुल होता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट, इसलिए इस चैप्टर का नाम जो है ये पास्ट के बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं वो इसी से रिलेटेड ही है। इंडिया हैज़ ए रिच हिस्ट्री डेटिंग बैक टू द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। हमारे इंडिया जो है उसका इतिहास बहुत गहरा है। ये हमें जहाँ से हमारी मानव सभ्यता शुरू हुई थी वहाँ पर हमें ये उसकी शुरुआत में ले जाता है। सिंस हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पुट इवेंट इन करेक्ट ऑर्डर और सीक्वेंस। यानी कि हमारा जो इतिहास है वो किसके बारे में है, जब हम अपने पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, बीते हुए कल के बारे में समझते हैं, तो वही हमारी हिस्ट्री होती है। तो इसलिए हमारे जितने भी सारे इवेंट्स हैं उसको जब हम ठीक ऑर्डर में रखते हैं या सीक्वेंस में रखते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है कि हमारे इतिहास में जो जो चीज़ें हुई हैं उन सभी को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सारे इवेंट्स को एक करेक्ट ऑर्डर या सीक्वेंस में रखें। इवेंट्स कैन बी अंडरस्टूड बेटर इफ़ दे पुट आर इन सीक्वेंस टू शो द कनेक्टिविटी। इवेंट्स हमारे जो भी हमारे पास्ट में जो जो सारी घटनाएं हुई थी वो हमें ठीक से समझ तभी आ पाएंगी जब हमने उसको एक ठीक क्रम में लगाया होगा और तो वो आपस में जुड़ रही होंगी। ठीक है, कनेक्टिविटी उनमें क्रिएट हो रही होगी, तभी उसका कोई सेंस बन पाएगा और हम उस चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे। ए टाइमलाइन डिस्प्लेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच टुक प्लेस इन द पास्ट। टाइमलाइन जो होता है ये हमें ये शो करता है, ये चीज़ शो करता है कि जो भी हमारे इवेंट्स थे, जो भी हमारी पास्ट में जितनी भी सारी घटनाएं हुई थी उसको सीक्वेंस में लगाते हैं। टाइमलाइन वही होता है, यानी कि हमारे इवेंट्स में मतलब हमारे पास्ट में जितने भी सारे इवेंट्स हुए थे उसको एक सीक्वेंस में लगाना, एक उसको ऑर्डर में लगाना, उसी को ही टाइमलाइन बोलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज सेड टू बी मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड। हमारे जो भारत का इतिहास है वो कहा जाता है कि 5000 साल पुराना है। जो भी हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने इस समय को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला एंशियंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, 3 हिस्सों में बांट दिया। इसको कैसे समझते हैं? एंशियंट पीरियड जो है ये प्री हिस्ट्री पीरियड है और ये 700 सीई तक चल रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा 1750 सीई और मॉडर्न पीरियड जो अब चल रहा है फिलहाल में उसको बताया गया है। तो अब हम समझते हैं पहले प्राचीन काल के बारे में। इट इज़ अबाउट 2500 BCE एन एंशियंट बट एडवांस सिविलाइजेशन कॉल्ड द इंदुज वैली सिविलाइजेशन। देखिए ये कब का समय है, एंशियंट पीरियड यानी कि 2500 BCE का टाइम है ये, यानी कि जो हमारे जीसस क्रिस्ट थे उनके बर्थ के पहले का टाइम है। और ये कैसा माना जाता है? एडवांस्ड, यानी कि काफ़ी आधुनिक सभ्यता थी जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। और ये सिंधु घाटी के किनारे पर बसी हुई सभ्यता थी जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण शहर थे, इसमें पाए जाने वाले शहर थे। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। हड़प्पा पहला शहर था जिसकी खोज हुई थी। Therefore, this civilization is also known as the हड़प्पन civilization। और जिस वजह से इसको हड़प्पन civilization के नाम से जाना जाने लगा क्योंकि हड़प्पा इसमें पहला पाया जाने वाला शहर था। It flourished in the north western India and present day Pakistan।
ये जो था हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में पाया गया था और अब प्रेजेंट में कहाँ है, पाकिस्तान में है। फ्रॉम एक्सकवेशंस हिस्ट्रियन हैव कम टू नो ए लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ दीज पीपल्स। अब जैसे जैसे खुदाई हुई, इतिहासकारों ने काफ़ी खोज की इस चीज़ के बारे में, तो ये जानने में उनको मदद मिली कि उस समय के लोगों का जीवन कैसे हुआ करता था। द इंदुज वैली सिविलाइजेशन वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन एंड हैड वेल प्लान्ड सिटीज़। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें अर्बन सिविलाइजेशन था, ठीक है, और बहुत ही मतलब काफ़ी वेल प्लान वहाँ पर शहर बसाए गए थे अच्छे खासे ढंग से। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स अनअर्थड हर इंक्लूड द ग्रेट बाथ एंड द ग्रेट ग्रेनरी। अब बहुत सारी महत्वपूर्ण यहाँ पे इमारतें भी पाई गई। जब उनकी खुदाई हुई वहाँ पर तो पता चला कि वहाँ पर ग्रेट बाथ भी था और साथ में ग्रेट ग्रेनरी भी वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट थी जो ज़मीन में नीचे दब गई थी। अदर रिमेन्स लाइक सील, पोट्री, ज्वेलरी एटसेट्रा टेल अस अबाउट देयर लाइव्स एंड कस्टम ऑफ पीपल हु लिव्ड हियर। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे वहाँ पर उनकी सील थी, पोट्री थी, ज्वेलरी थी, ये सभी चीज़ें वहाँ के लोगों के बारे में, लोगों के विश्वासों के बारे में पता चलता था कि वहाँ के लोग किस तरीके का जीवन जीते थे। Around 1500 BCE, tribes from Central Asia come to India। लगभग 1500 BCE के आसपास जो भी सेंट्रल एशिया से जो भी ट्राइब्स थे, आदिवासी थे, वो भारत आए थे, इसलिए उनको आर्यंस कहा गया था। They displaced the Dazis और दास लिविंग इन नॉर्थ इंडिया। उनको दासीज यानी कि जिसको दास कहा जाता है उसके उसमें डिस्प्लेस किया गया नॉर्थ इंडिया में। दे सेटल डाउन इन द नॉर्दर्न प्लेन, कल्टिवेटेड लैंड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब ये लोग कहाँ आकर रहे थे, जो हमारे इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पर आकर सेटल डाउन हुए थे। वहाँ पर उन्होंने कल्टिवेटेड लैंड में फार्मिंग करना स्टार्ट किया और जानवरों को पालना शुरू किया। और जो आर्यंस थे उनकी बोले जाने वाली भाषा संस्कृत थी, संस्कृत बोलते थे। द वेद, द रामायण एंड महाभारत एंड द उपनिषद, आगे यहाँ पर बोला है written during this period tell us about the life and culture of these people। जो वेद थे, पुराण थे, रामायण, उपनिषद थे, वो सभी इसी काल के दौरान लिखे गए थे और हमारे भारत के इतिहास के बारे में और वहाँ के कल्चर के बारे में हमें और बाकी जानकारी इन्हीं सब चीज़ों से मिलती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हड़प्पन सील है, ये द रम्स ऑफ मोहनजोदारो। आप देख सकते हैं कितने वेल सेटल्ड थी चीज़ें यहाँ पर। और ये हड़प्पन ज्वेलरी है। पावरफुल किंग्स ऑफ राजन्स रूल्ड विद द हेल्प ऑफ पुरोहित और द रॉयल प्राइस्ट एंड द सेनानी और द कमांडर ऑफ द आर्मी। जो मतलब काफ़ी शक्तिशाली राजा थे वो शासन करते थे किसके हेल्प से, जो वहाँ के रॉयल प्राइस्ट यानी कि पुजारी हुआ करते थे उनके साथ में, और जो सेनानी या फिर जो सेनापति होते थे, कमांडर होते थे पूरे आर्मी का, उसके साथ में मिलकर शासन होता था। सिंस द वेदास वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड इज नोन एज द वैदिक एज। क्योंकि जो हमारे वेद थे वो इसी समय काल के दौरान में लिखे गए थे, जिसलिए इस एज को वैदिक एज के नाम से भी जाना जाता है। आगे समझते हैं। ए नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम इन नॉर्थ इंडिया कॉल्ड जनपद केम ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जो छोटे छोटे राज्य थे नॉर्थ इंडिया में जिनको जनपद कहा जाता था वो भी इसी समय काल के दौरान में आए थे। अयोध्या, मगध, काशी, उज्जैन वर फेमस फॉर देयर लर्न पीपल एंड वेरियर रूलर्स। अब ये जो हमारे शहर थे जिनको जनपद कहा गया था, ये किस लिए फेमस थे, अपने जो लोग थे उनके लिए फेमस थे और वेरियर रूलर्स के लिए, यानी कि जो शासन मतलब जो राजा होते थे जो जीत जाते थे, अच्छे खासे योद्धा होते थे, उनके लिए जाने जाते थे ये जो थे। सम ऑफ जनपद कॉन्कर्ड मोर लैंड एंड बिकेम महाजनपद। और कुछ जनपद ऐसे होते थे जिनको युद्ध में जीत लिया जाता था और ये सब क्या बन जाते थे, मिलकर महाजनपद बन जाते थे। मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल ऑफ दिस किंगडम। और उस समय में मगध जो था सबसे पावरफुल किंगडम में से एक था। द टू ग्रेट रिलीजियस रूलर हु लिव ड्यूरिंग दिस पीरियड वर महावीर एंड गौतम बुद्ध। और जो जो महान धार्मिक शासक थे उस समय पर जो रहते थे, शासन करते थे, वो थे महावीर और गौतम बुद्ध। आगे समझते हैं। द वेल्थ एंड द प्रोस्पैरिटी ऑफ इंडिया अट्रैक्ट टू द फॉरेन इन्वेडर्स। अब हमारे भारत की जो संपत्ति थी और जो प्रोस्पैरिटी थी, है ना, वो जो हमारे फॉरेन इन्वेडर्स थे, बाहर विदेशी थे, उनको भी काफ़ी आकर्षित करती थी। इन 326 BCE अलेक्जेंडर द ग्रेट, द किंग ऑफ मैसिडोनिया इन ग्रीस, इन्वेडेड इंडिया। और इस समय के दौरान में जो अलेक्जेंडर महान था और मैसिडोनिया जो था ग्रीस में, उन्होंने भारत पर हमला किया था। He defeated many Indian warriors including King Porus of पंजाब। अब उन्होंने
भारत के बहुत सारे जो हमारे राजा थे, जैसे कि जो पोरस राजा थे, किंग पोरस जो थे, जो पंजाब से थे, उनको भी हरा दिया था युद्ध में. हाउ एवर अलेक्जेंडर वॉज फोर्स टू टर्न बैक एज हिज ट्रूप्स रिफ्यूज टू फॉलो हिम फर्दर. हालांकि जो अलेक्जेंडर था उसको मतलब फोर्स किया गया था, उस पर जोर दिया गया था कि वो वापस चला जाए अपने, लेकिन उसके जो ट्रूप्स थे उन्होंने उसको फॉलो करने से मना कर दिया था. इन 323 BCE चंद्रगुप्त मौर्य टुक एडवांटेज ऑफ दिस इंस्टेबिलिटी क्रिएटेड बाय अलेक्जेंडर स्ट्रेट death and became the king of Magध with aid of his advisor कौटिल्य और चाणक्य. देखिए 323 BCE में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने जो अलेक्जेंडर की डेथ से जो भी इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई थी उसका फायदा उठाते हुए वो राजा बन गए थे मगध के. और किसकी सहायता से? जो उनके एडवाइजर थे कौटिल्य या चाणक्य जिनको कहा जाता था, उनकी सहायता से वो वहां के राजा बन चुके थे चंद्रगुप्त मौर्य. द एम्पायर फाउंडेड बाय हिम केम टू नोन एज द मौर्यन एम्पायर. और जो भी साम्राज्य उनके द्वारा खोजा गया था उसको मौर्यन साम्राज्य के नाम से भी जाना जाने लगा. द मौर्यन एम्पायर रीच द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी अंडर एम्परर अशोका. और जो मौर्य साम्राज्य था वो अपने जो मतलब समय काल का सबसे ऊंचाई का समय होता है वहां तक पहुंचा था ये अशोका के समय के अंदर में, जब अशोका वहां का राजा था उस समय पे. द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. और अशोका ग्रेट कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन यानी कि पोते थे. आफ्टर द मौर्य द गुप्ता रूल ओवर इंडिया इन 4th and 5th सेंचुरी CE. और जब चंद्रगुप्त मौर्य का जो हमारी मौर्यन डायनेस्टी थी ये पूरी तरीके से खत्म हो गई, उसके बाद में जो गुप्ताज आए उन्होंने शासन किया भारत के ऊपर. कब से कब तक? 4th और 5th सेंचुरी में CE. द गुप्ता पीरियड हैज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री फॉर ट्रेड, आर्ट एंड कल्चर. जो हमारा गुप्त पीरियड था उसको स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता था हमारे भारत के इतिहास के लिए, क्योंकि ये हमारे भारत के इतिहास के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड के लिए, आर्ट के लिए और कल्चर के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इसी समय में डेवलप हुई थी. ग्रेट एडवांसमेंट वर ऑल्सो मेड इन द फील्ड ऑफ साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड ग्रामर. और बहुत सारी आधुनिकताएं जो थी वो हमारे विज्ञान के क्षेत्र में, और एस्ट्रोनॉमी जो हमारी एस्ट्रोनॉमी होती है वो गणित के क्षेत्र में, और ग्रामर के फील्ड में काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हुई थी, इसलिए काफ़ी आधुनिकता भी आई थी. अब तो ये तो हमारा था एंशिएंट पीरियड. अब समझते हैं मेडिवल पीरियड. बाय द एंड ऑफ द 7th सेंचुरी CE द रूलर्स ऑफ सेंट्रल एशिया बिकेम पावरफुल. जब 7th सेंचुरी का एंड होने लगा तो सेंट्रल एशिया के जो रूलर्स थे वो और ज़्यादा पावरफुल हो गए. महमूद गजनी एंड मोहम्मद गोरी केम एज रेडर्स एंड लूटेड रिचनेस फ्रॉम अवर कंट्री. अब महमूद गजनी आए और मोहम्मद गोरी आए, ये भारत में आए और इन्होंने हमारे भारत को काफ़ी लूटा. मतलब जो भी हमारा वेल्थ थी, प्रोस्पेरिटी थी, उसको सभी को लूट लिया इन्होंने. In 1206 CE, कुतुबुद्दीन ऐबक became the ruler of North India. और जब 1206 CE आया तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो नॉर्थ इंडिया के शासक बन गए. उन्होंने शासन किया. उन्होंने दिल्ली सल्तनत की खोज की. He was followed by इल्तुतमिश. और वो उनको किसने फॉलो किया था? इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने और बलबान ने. When the इंडियन सल्तनत डिक्लाइन, नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल किंगडम्स. और जब दिल्ली सल्तनत का पतन होने लगा तो नॉर्थ इंडिया जो थी वो छोटे छोटे राज्यों में बट गई. लेटर बाबर केम टू इंडिया इन 1526 CE एंड मेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया. और बाद में जो बाबर थे वो भारत आए 1526 में, और जो हमारा मुगल शासन था उसकी स्थापना की बाबर ने आकर. बाबर के बाद में हुमायूं जो थे मुगल शासन काल के फिर शासक बने. उसके ही वॉज सक्सेडेड बाय हिज सन अकबर इन 1556 CE. बाद में वो अपने जो उनका बेटा था अकबर, उससे उन्हें जीत लिया था 1556 CE में. अकबर जो थे सबसे मुगल शासनकाल के सबसे पावरफुल रूलर्स में से एक थे. ही कॉन्क्वर्ड ए नंबर ऑफ किंगडम एंड ब्रॉट ए ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया अंडर हिज कंट्रोल. उन्होंने बहुत सारे जो किंगडम थे, राज्य थे, उनको भी जीत लिया था, और मतलब हमारे इंडिया का बहुत सारा जो हिस्सा था वो अपने कंट्रोल के अंदर लेके आ गए थे. आफ्टर हिम केम जहांगीर एंड शाहजहां. उनके बाद में जहांगीर आए, शाहजहां आए. शाहजहां ने बहुत सारे जो हमारे मॉन्यूमेंट्स थे वो बनवाए, जैसे कि ताजमहल जो है आगरा में वो उन्होंने बनवाया. ही वॉज सक्सेडेड बाय हिज सन औरंगजेब. वो उनका जो बेटे औरंगजेब थे उसके बाद में फिर वो आए जो कि हमारे मुगल शासनकाल के सबसे आखिरी शासक थे औरंगजेब.
फिर आगे क्या हुआ, आफ्टर हिम द लेटर मुगल्स लॉस्ट देयर पावर ग्रेजुअली, और उसके बाद में जो बाद के जो मुगल्स आते रहे वो धीरे धीरे करके अपनी पावर उन्होंने खो दी। अराउंड दिस टाइम इन 18th सेंचुरी अदर रूलर्स सच एज द राजपूत, मराठा एंड सिख एंड द स्टेट ऑफ मैसूर बिकेम पावरफुल। और जब 18वीं शताब्दी आई तो धीरे धीरे जो हमारे और दूसरे शासक थे जैसे कि राजपूत, मराठा, सिख और मैसूर के जो भी हमारे राज्य थे वो सारे और ज़्यादा पावरफुल होते चले गए। तो ये था हमारा मेडिवियल पीरियड। अब समझते हैं मॉडर्न पीरियड। द डिक्लाइन ऑफ मुगल रूल सॉ द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब जैसे जैसे मुगल रूल का डिक्लाइन होने लगा, बिल्कुल पतन होने लगा, तो अब ब्रिटिश रूल की शुरुआत हो गई। यहाँ से जो हमारा ब्रिटिश रूल था वो इंडिया में आने लगा। इस समय के दौरान में जो यूरोपियंस थे उन्होंने भारत आना शुरू किया व्यापार करने के लिए। द फ्रेंच, पोर्टुगीज एंड डच हु हैड केम टू इंडिया वर ऑल फाइनली डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। और जो भी हमारे फ्रेंच, पोर्टुगीज और डच थे ये भारत आ रहे थे, ये किसके द्वारा हरा दिए गए, ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा इनको डिफीट मिली, हार मिली। इन 1757 CE द ब्रिटिश डिफीटेड बाय द रूलर ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड बिकेम द रूलर ऑफ बंगाल। और 1757 में जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो हार गए, किससे, जो बंगाल के हमारे शासक थे सिर उद दौला, उनके द्वारा हार गए ब्रिटिशर्स जो थे, और बाद में वो बंगाल के रूलर बन गए। द ब्रिटिश हु हैड केम टू इंडिया एज ट्रेडर ग्रेजुअली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। और जो ब्रिटिशर्स भारत आए थे व्यापारी के व्यापार करने के लिए, ट्रेडर्स के रूप में आए थे, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, जो हमारी कंट्री का यानी कि हमारे देश का जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें हिस्सा लेने से उन्होंने शुरुआत करी। दे सून बिकेम द मास्टर ऑफ होल कंट्री। और जल्दी ही जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे पूरे भारत के मतलब मास्टर बन गए, उन्होंने हमारे इंडिया पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने वहां से ही स्टार्टिंग की थी। दे ब्रॉट द रेलवे एंड बिल्ट रोड एंड ब्रिजेस, वो रेलवेज लेकर के आए और साथ में पुल बने, सड़कें बनी। दे इंट्रोड्यूस द इंग्लिश लैंग्वेज एंड एस्टेब्लिश मैनी कॉलेजेस, और साथ में वो इंग्लिश जो हमारी भाषा है वो भी अंग्रेजी लेकर के आए, ठीक है, और बहुत सारे कॉलेज की स्थापना भी ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारे इंडिया में की गई। बट द इंडियंस वर वेरी अनहैप्पी एट बीइंग रूल्ड बाय ए फॉरेन कंट्री। लेकिन अब जो हमारे भारतीय थे वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश थे। क्यों? क्योंकि एक विदेशी कोई देश है जो हमारे देश पर आकर शासन कर रहा है, उससे हमारे जो भारतीय लोग थे वो काफ़ी नाखुश थे। इन 1857 दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। 1857 ने उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवॉल्ट किया, ठीक है, बट दिस रिवॉल्ट वॉज क्रश एट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड टुक ओवर द इंडियन एम्पायर। लेकिन ये जो रिवॉल्ट था उनका कुचल दिया गया था, क्रश कर दिया गया था। जो इंग्लैंड थी, इंग्लैंड की क्वीन थी, वो उन्होंने पूरा इंडियन एम्पायर पे अपना होल्ड जमा लिया था। अब इंडियंस ने काफ़ी उसका विरोध करने की भी कोशिश करी, लेकिन ऐसा वो नहीं चल पाया। आगे समझते हैं। द ब्रिटिश बॉट न्यू आइडिया टू अवर कंट्री एंड बिल्ड रोड एंड रेलवे लाइन्स। जो हम ब्रिटिशर्स थे वो काफ़ी सारे नए नए आइडियाज़ लेकर आते थे और हमारी कंट्री में रोड्स बनवाई, रेलवे लाइन्स बनवाई। मैनी एजुकेटेड इंडियंस फॉर्म पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सच एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। और बहुत सारे जो हमारे भारतीय पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिकल राजनीतिक संगठन होते हैं वो बनाए, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना करी। जो पढ़े लिखे एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने, क्यों? क्योंकि हमारे ब्रिटिश रूल से आज़ादी दिलाने के लिए हम इंडियंस को ये हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी वॉज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। और महात्मा गांधी जो थे ये सबसे प्रसिद्ध एक नेता के रूप में उभर कर आए थे, जो हमारे आज़ादी के उसमें उन्होंने काफ़ी साथ दिया था महात्मा गांधी ने। ही यूज्ड पीसफुल मेथड ऑफ प्रोटेस्ट, और उन्होंने काफ़ी शांतिपूर्वक तरीके अपनाए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, जैसे कि द सत्याग्रह वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। जो सत्याग्रह आंदोलन था ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था, और ये किस पर बेस्ड था? जो हमारा सच और अहिंसा का जो सिद्धांत है उसके ऊपर ही ये पूरा आधारित था। आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड लॉस ऑफ लाइव्स, इंडिया फाइनली बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन 15 अगस्त 1947। बहुत सारा संघर्ष करने के बाद में, बहुत सारे जीवन खो देने के बाद में आखिरकार भारत को सफलता मिली और भारत एक आज़ाद देश बना। कब? 15 अगस्त 1947 को आवर इंडियन गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ओके,
तो ये हमारा चैप्टर था। अब इस चैप्टर को थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करते हैं। ए टाइमलाइन डिस्प्लेज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच टुक प्लेस इन द पास्ट। टाइमलाइन एक ऐसा वो होता है, एक ऐसा चीज़ होती है जिसमें कि हमारे पास्ट में जितने भी सारे इवेंट्स हुए हैं उसको हम एक तरीके से एक सीक्वेंस में एक साथ में रखते हैं, जिससे कि हम पास्ट में होने वाली चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट। जो हिस्ट्री होती है, इतिहास होता है, जब हम अपने पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो उसी को ही हिस्ट्री बोलते हैं। देयर आर 3 शोन पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। हमारे भारत के इतिहास में मुख्यतः 3 प्रकार के काल दर्शाए गए हैं। पहला एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। द एंशिएंट पीरियड वी गेट द एक्नॉलेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, मौर्य एंड गुप्तास। जो हमारा एंशिएंट पीरियड था उसमें किसकी नॉलेज मिलती है हमें? सिंधु घाटी सभ्यता की। इसको हम वैदिक एज के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जो भी हमारे वेद पुराण थे वो भी सारे इसी काल में लिखे गए थे, और जो मौर्य और गुप्तास थे वो भी इसी टाइम पीरियड में आए थे। द मेडिवल पीरियड वी गेट द नॉलेज ऑफ महमूद गजनी, मोहम्मद घोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां। ये सारी चीज़ों के बारे में जो हमें नॉलेज मिलती है वो मेडिवल पीरियड में मिलती है, क्योंकि ये जितने भी सारे शासक थे ये इसी समय काल के दौरान में आए थे। इन मॉडर्न पीरियड वी गेट द नॉलेज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और जो हमारा मॉडर्न पीरियड है उसमें हमें जो हमारे इंडिया का स्ट्रगल है कि फ्रीडम कैसे मिली थी इंडिया को, उसके बारे में जब हम समझते हैं तो वो मॉडर्न पीरियड में समझते हैं। यानी कि हमारे इंडिया को कैसे कैसे स्ट्रगल फेस करना पड़ा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फ्रीडम पाने के लिए, ये सारा मॉडर्न पीरियड में हम समझते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।